अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टॉपिक है हमारा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। ये जस्ट एक न्यू नेम है जो ऑलरेडी हमने डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हुई हैं, उनके साथ हम लिंक देखते हैं कि इसका क्या है। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पता होना चाहिए, जो कि आपको पता है ये एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हमारे पास म्यू 0 होता है और सिग्मा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सिग्मा किसके इक्वल होगा, वो भी इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सिग्मा भी 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसकी फॉर्म हमारे पास होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट सिग्मा, साथ में आता है e⁻⁻⁻² x माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर आता है। अब देखिए, जब आप यहाँ पे 1 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 1/2 पाई स्क्वायर रूट रह जाएगा। जब आप म्यू 0 रिप्लेस करेंगे, सिग्मा 1 रिप्लेस करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे जो है वो एक्स स्क्वायर या फिर आप इसको जी स्क्वायर का नाम दे सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यूज़ हुई है, ये ऑलरेडी भी हम डिस्कस कर चुके हुए हैं। ये हमारे पास होती है 1/2 पाई स्क्वायर रूट e⁻⁻1/2 जी स्क्वायर, और z की जो वेरिएशन होती है वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। इट मीन्स उसके स्क्वायर की जो वेरिएशन होगी वो 0 to इन्फिनिटी होती है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेट z1 z2 एंड सो ऑन zn बी स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। क्या है ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मीन्स इनका जो डेंसिटी फंक्शन है इस फॉर्म में होगा और ये इंडिपेंडेंट भी हैं। तो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में हम किस तरह से वेरिएबल देखेंगे, अ रैंडम वेरिएबल एक्सप्रेस्ड बाय द क्वांटिटी दिस, ऐसा रैंडम वेरिएबल जिसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। और ये फॉर्म कौन सी है, ये बेसिकली सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। हम जो है वो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, काई स्क्वायर इज इक्वल टू z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन प्लस zn स्क्वायर। अगर आप इसको कंबाइन करना चाहें तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट हम सेम इस पे भी वही वाली कैलकुलेशंस रिपीट करेंगे जो हम बाकी डिस्ट्रीब्यूशंस पे कर चुके हुए हैं। इसका मीन कैलकुलेट करेंगे, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, मॉड कैलकुलेट करेंगे। वेज थोड़ा बहुत लिटिल बिट डिफरेंट हो सकता है, बट हमारा मेन कॉन्सेप्ट वही है। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, इस डिफाइंड एज अ काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल, और काई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल के साथ एक और टर्म लिंक्ड करती है जिसको हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जितने आपके पास इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वेरिएबल्स होते हैं, उनकी नंबर ऑफ वेरिएबल्स को हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कहते हैं। इस केस में हमारे पास n वेरिएबल्स हैं तो इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाएगी, n हो जाएगी। ठीक है, इट्स डेंसिटी फंक्शन इज़ गिवन बाय दिस। पहले जब हमने बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन देखा तो उसका डेंसिटी फंक्शन कुछ और था, उसको हमने NCx p⁻x³ से रिप्रेजेंट किया। इसी तरह से हाइपरज्योमेट्रिक का कुछ और था। तो काई स्क्वायर का जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है वो हमारे पास उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये वाली होती है। यहाँ पे जो काई स्क्वायर है, अभी आपने देखा कि काई स्क्वायर आपके पास सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल होता है। इट मीन्स काई स्क्वायर एज अ कांस्टेंट डील नहीं करेंगे, एज अ वेरिएबल डील हो रहा है, क्योंकि ये समीशन जी स्क्वायर के इक्वल होता है, वेर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो इसका जो डेंसिटी फंक्शन है वो है 1/2 n/2, और ये गैमा फंक्शन है, गैमा ऑफ n/2। फिर काई स्क्वायर, ये वाला काई स्क्वायर यही 2 की पावर भी n/2 है, गैमा भी n/2 का है, और काई स्क्वायर की पावर भी n/2 -1 है। फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है साथ में, और उसकी -2 ये आपको जो है ये इसका डेंसिटी फंक्शन याद होना चाहिए क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह में यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। आपने क्या कैलकुलेट करना है, पहले नंबर पे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपको पता है हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन से हम मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वेरिएंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट्स अबाउट मीन भी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो आपको पता है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बाय डेफिनेशन किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है m काई स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t काई स्क्वायर आ जाता है, वेयर काई स्क्वायर आपके पास समेशन जी आई स्क्वायर होता है, i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये आज हमने पूरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट करनी है क्योंकि ये सारी बेसिक कैलकुलेशंस वही हैं ऑलमोस्ट विद अ लिटिल बिट डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए m काई स्क्वायर ऑफ t इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t काई स्क्वायर था साथ में, जो काई स्क्वायर था वो अभी हमने चेक किया कि ये समीशन आई फ्रॉम 1 to n जी आई स्क्वायर के इक्वल होता है, तो हमने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट हमने इसको समीशन के फॉर्म में लिख दिया और लेटर ऑन जो है ये जो प्लस वाले साइन है इनको हमने पावर्स में है तो सेपरेट कर लिया, प्रोडक्ट्स में लिख लिया। अब देखें एक्सपेक्टेड वैल्यू सब पे बारी बारी अप्लाई करेंगे तो ये सेम आ जाएगी, आपके पास इस फॉर्म में आ गया। ठीक है, एज z1 स्क्वायर z2 स्क्वायर zn स्क्वायर आल्सो स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स, इट मीन्स जब ये सारे के सारे स्टैंडर्डाइज्ड रैंडम वेरिएबल्स हैं तो देखें z1 स्क्वायर को आप z कह सकते हैं ना, z स्क्वायर, इसी तरह से z2 स्क्वायर को भी आप z स्क्वायर कह सकते हैं। बेसिकली है तो चीज़ तो एक ही, जस्ट हमने उनकी जो नोटेशन है वो डिफरेंट रखी हुई है, तो इनकी जो सबकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ हैं वो क्या होंगी, वो सेम आएंगी। ठीक है, इन सब की आपके पास एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम आएंगी, इसलिए हमने ये वाली टर्म यूज़ की, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t z1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t z2 स्क्वायर एंड सो ऑन। इट मीन्स हम किसी एक की कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास बाकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। जो अभी हमने नोटेशन देखी थी जिसमें ये सबके प्रोडक्ट के इक्वल था, ये n टर्म्स हैं, सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम है। इट मीन्स किसी एक वेरिएबल की पावर, किसी एक की अगर आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसकी पावर n कर लें तो आपके पास सबकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसलिए हमने इसको लिख दिया कि जब ये सारी सेम है तो इट मीन्स इनकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ भी सेम है, तो इस सब की पावर n हो जाएगी क्योंकि n एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ इन्वॉल्व है हमारे पास। तो इसको पहले हमने कैलकुलेट किया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t z1 स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर t z स्क्वायर एज इट इज़, या चाहे आप इसको z1 कह लें या चाहे z कह लें, हम इसको z का नाम दे देते हैं, z1 स्क्वायर को z का नाम दे देते हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो। तो t z स्क्वायर 1/2 पाई स्क्वायर रूट, साथ में इसका क्या आता है, डेंसिटी फंक्शन आता है। आपको पता है z1 जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल जो है वो हमारे पास वेरिएबल है, तो इसलिए हमारे पास डेंसिटी फंक्शन भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यही वाला आएगा जिसकी हमने स्टार्ट में बात की थी। तो अब देखें ये जो 1/2 पाई स्क्वायर रूट है ये हम बाहर ले आए, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी है, हम इसको 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी कर सकते हैं। e रेज़ टू द पावर आपके पास -1/2 z स्क्वायर प्लस t z स्क्वायर इंटू डी जी है। तो हमने क्या किया, यहाँ से -1/2 कॉमन ले लिया और बाकी ये वाली टर्म आ जाएगी। बेसिकली हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, हम इसमें गैमा फंक्शन को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। नेक्स्ट हम अगेन सब्सटीट्यूट कर रहे हैं 1/2 z स्क्वायर माइनस 2 t z स्क्वायर, मीन्स ये जो पावर है नेगेटिव साइन को छोड़ के बाकी हम यहाँ पे रिप्लेस करने जा रहे हैं y के इक्वल। इसी तरह से ये जो डी जी है ये भी हमारे पास इन टर्म्स ऑफ y इसके इक्वल आ जाएगा। तो 2y इज़ इक्वल टू z स्क्वायर माइनस 2t z स्क्वायर और y आपके पास इसके इक्वल आ गया और z की वैल्यू आपके पास इसके इक्वल आ गई। ये जो आपने सब्सटीट्यूशन किया है वहाँ से z की वैल्यू भी हमें चाहिए होगी क्योंकि पावर में z इन्वॉल्व है। इन सारी वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया तो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया। अब y रेज़ टू द पावर आपके पास आई -1/2। ये देखें ना, ये वाली y की पावर जब ऊपर जाएगी तो y की पावर -1/2 आ जाएगी, इसके अलावा y इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन आपको पता है गैमा फंक्शन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर -y पावर n-1 इंटू dy होता है। फिर हम कहते हैं ये गैमा ऑफ n के इक्वल होता है। मीन हमें -1 के साथ में कोई टर्म चाहिए थी तो -1/2 को हम लिख सकते हैं 1/2 -1, ठीक है, तो इट मीन्स ये गैमा ऑफ 1/2 बन जाएगा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे परफॉर्म की है, गैमा ऑफ 1/2 हो गया हमारे पास, गैमा ऑफ 1/2 हो गया 1/पाई स्क्वायर रूट, और यहाँ पे जो है हमारे पास गैमा ऑफ 1/2 आ गया और ये 1 माइनस
2t² बाहर आ जाएगा क्योंकि इसमें y इन्वॉल्व नहीं है, ये हमने एज इट इज़ बाहर रख दिया। गैम ऑफ 1/2 जो है ये π² के इक्वल होता है, ये दोनों कैंसिल आउट होके हमारे पास ये वाली चीज़ रह जाएगी। अब देखिए ये तो आई एक टर्म की, जबकि हमारे पास जो थी उसकी पावर n थी, किस लिए, जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ m ऑफ chi² ऑफ t की जब हम बात कर रहे थे, तो इसलिए हमने इस सारे की पावर n लगा दी। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, ये स्क्वायर रूट यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो हम इस स्क्वायर रूट को 1/2 पावर लिख सकते हैं। तो ऊपर भी चूँकि 1 है तो उसकी भी पावर 1/2, कोई भी पावर कर दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने ओवरऑल पावर n/2 कर दी और यहाँ से स्क्वायर रूट ख़त्म कर दिया और ये जो पावर जो है ये ऊपर ऐड हो गई, n/2 आ गया। अब मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन अगर आपने कैलकुलेट करना है तो डेफिनेटली आप इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। फर्स्ट डेरिवेटिव आपको फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन देगा, जो कि आपको पता है किसके इक्वल होता है, मीन के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो इसका डेरिवेटिव आपके पास जो है वो पावर रूल अप्लाई होगा, n/2 एज इट इज़ आ जाएगा, इसमें से 1 माइनस हो जाएगा, फर्दर डेरिवेटिव आपके पास आएगा, वो आपने लिख लिया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, t इज़ इक्वल टू 0 रिप्लेस करेंगे तो आपके पास ये n के इक्वल आ जाएगा। और n क्या था हमारे पास, chi² डिस्ट्रीब्यूशन में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी। इसी तरह से सेकेंड मोमेंट आपने कैलकुलेट किया तो वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो सेकेंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद इसका जो वेरिएंस होगा वो बेसिकली ये इसके इक्वल होता है, t द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, वो μ2 माइनस μ1 डैश स्क्वायर के इक्वल होता है, कुछ इस तरह का इसका फार्मूला होता है। नेक्स्ट है हमारे पास μ1 डैश आपके पास म्यू के इक्वल होता है और एक्सपेक्टेड μ2 डैश किसके इक्वल होता है, ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ chi² होता है, जो कि हमारे पास अगर आप इसी तरह से इसके डेरिवेटिव्स कैलकुलेट करते जाएंगे, t को 0 रिप्लेस करते जाएंगे तो आपके पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, ये हम पहले भी कर चुके हुए हैं, अगर आपको नहीं याद तो आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व होते हैं, एक होता है β1 और दूसरा होता है β2। β1 का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास μ3² ओवर μ2 पावर 3 होता है। इट मीन्स हमें क्या चाहिए यहाँ पे, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन चाहिए, मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन। मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन हमने कैलकुलेट करने हैं। जब आपके पास मोमेंट्स अबाउट ओरिजिन आ जाएंगे तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, β1 में रिप्लेस करेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसी तरह से जो β2 होता है वो हमारे पास μ4 ओवर μ2 स्क्वायर होता है और इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इट मीन्स जो फर्स्ट हमारी पीरियोडिटी है वो क्या होगी, मोमेंट्स अबाउट मीन कैलकुलेट करना। और आपको पता है ये इनके दरमियान ये वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, μ1 हमेशा 0 के इक्वल होता है। μ1 कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो वो हमेशा 0 के इक्वल होता है और μ1 डैश जो है मोमेंट्स अबाउट जो मीन होता है वो हमेशा मीन के इक्वल होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x के इक्वल होता है। μ2 जो होता है ये हमारे पास होता है μ2 डैश। ठीक है, सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन माइनस μ1 डैश स्क्वायर, तो ये आपके पास n इंटू n प्लस 2 आ गया, माइनस n स्क्वायर आ गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2n आ गया और ये हमेशा वेरिएंस के इक्वल होता है, वेरिएंस ऑफ chi²। अभी हमारे पास chi² इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है chi² डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस आपके पास 2n है। इट मीन्स 2 टाइम्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। μ3 का जो फार्मूला होता है वो इसके इक्वल होता है μ3 डैश माइनस 3 टाइम्स, इसमें से एक लेस हो जाएगा μ2 डैश इंटू μ1 प्लस 2 टाइम्स μ1 डैश और साथ में μ1 डैश और रेज टू द पावर 3। साइंस अगर आप इनके साइंस को देखें तो पहला प्लस में, दूसरा माइनस में, फिर प्लस में, फिर माइनस में। ठीक है, इसी तरह से अल्टरनेट साइंस होते हैं मोमेंट्स अबाउट मीन में। तो सारी वैल्यूज़ को आपने रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी μ3 की। अब β2 किसके इक्वल था, आपके पास μ4 ओवर μ2 स्क्वायर के इक्वल था। इसी तरह से आपने μ4 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, वैल्यूज़ रिप्लेस की तो ये आंसर आ जाएगा। β2 कैलकुलेट करने के लिए μ4 ओवर μ2 स्क्वायर है, μ4 को आपने यहाँ पे रिप्लेस किया, ओवर ये रिप्लेस किया, इसको सिंप्लीफाई किया, जो टर्म्स कैंसिल होती थी वो करने के बाद आपके पास इसका β2 आ गया 3 + 12 ओवर n आ गया। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर आप करेंगे ना तो ये 3 आएगा। तो इसका नाम होते हैं कि कर्टोसिस बेसिकली मेजर करते हैं जब हम कहते हैं कि जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपके पास कुछ इस तरह से होता है, पीक जो है वो इधर होती है। अगर आपका ये इसमें क्या होता है कि β2 आपके पास 3 के इक्वल होता है, स्टैंडर्ड आपके पास 3 है।
अगर आपके पास इससे कुछ ऐसे ऊपर करके आ जाए तो इसका मतलब है ये जो बीटा 2 है ये ग्रेटर देन 3 है। अगर इससे कुछ नीचे करके आ जाए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि बीटा 2 जो है वो लेस देन 3 है। तो इट मीन्स बीटा 2 जो है ये पीक को मेजर करता है, ठीक है, कि ये जो मिडल वाली है ये इसको मेसोकॉर्टिक भी हम कहते हैं क्योंकि ये दरमियान वाली है। और इसी तरह से बाकी दो के भी नेम्स हैं। बीटा 1 जो है वो आपके पास μ3 स्क्वायर ओवर μ2 पावर 3 आता है। ये जो है ये पीक को मेजर करता है कि उसकी पीक कितनी शार्प्ड है, कितनी फ्लैट है या फिर नॉर्मल है। तो बीटा 1 की आपके पास वैल्यू क्या आएगी, आपके पास आएगी, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद 8/n आएगा। अगर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये बीटा 1 0 आ जाएगा। और बीटा 1 मैंने आपको बताया था कि ये सिक्यूनेस को रिप्रेजेंट करता है। सिक्यूनेस क्या होती है कि उसकी पीक कहाँ पे है, लेफ़्ट साइड पे है, राइट साइड पे है या फिर मिडल में। अगर बीटा 1 0 आ जाए इट मीन्स उसकी जो पीक होती है वो मिडल में होती है और नॉर्मल होती है। ओके, नेक्स्ट देखें, हमारे पास है इफ x एंड y आर काई स्क्वायर वेरिएबल्स विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m एंड n। आपके पास x एक वेरिएबल है जो कि क्या है, काई स्क्वायर वेरिएबल है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n m है। और y जो है वो भी काई स्क्वायर वेरिएबल है, इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n है। हमने क्या शो करना है, देन देयर सम x प्लस y इज आल्सो काई स्क्वायर वेरिएबल विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m प्लस n। मीन्स अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो ये किसके इक्वल आएगा, x प्लस वाई के इक्वल। हमने ये शो करना है कि ये भी काई स्क्वायर वेरिएबल है और इसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम दोनों को ऐड करने से आती हैं। तो नेम कुछ भी हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर दो काई स्क्वायर वेरिएबल्स हैं जिनकी डिफरेंट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है तो उनके सम की जो है वो भी एक काई स्क्वायर वेरिएबल होगा और उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो दोनों की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का सम आएगा। तो यहाँ पे देखें, एज x एंड y आर काई स्क्वायर वेरिएबल सो देयर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इज गिवन बाय mx ऑफ t। काई स्क्वायर वेरिएबल का भी आपने मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखा 1/1 माइनस 2t रेज टू द पावर n/2 था, 2n/2। इसी तरह से y की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे जो है x के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m थी इसलिए हमने यहाँ पे m/2 लिख दिया, y के लिए जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी n थी इसलिए हमने n/2 लिख दिया। अब हमने एडिशन की बात करनी है। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ देयर सम इज, सम का मतलब है यहाँ पे हम x प्लस वाई ऑफ टी कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी और जो यहाँ पे होता है x प्लस वाई है तो x प्लस वाई आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, दोनों को अंदर मल्टीप्लाई करने से आ गया ई रेज टू द पावर टी वाई भी आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी वाई आ गया। यहाँ फिर आप इसको नाम दे सकते हैं कि ये एम एक्स ऑफ टी के इक्वल है और ये एम वाई ऑफ टी के इक्वल है। तो एम एक्स ऑफ टी अभी हमने देखा इसके इक्वल था, एम वाई ऑफ टी इसके इक्वल था। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये m प्लस n ओवर 2 आ जाता है। तो विच इज़ अगेन अ काई स्क्वायर वेरिएबल विद डिग्रीज ऑफ फ्रीडम m प्लस n। तो यही हमने शो करना था। नेक्स्ट एक और ये पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी है काई स्क्वायर की, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की। ये लिमिटिंग है, इसके बाद हम पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रूव दैट काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन टेंड्स टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमने क्या शो करना है, काई स्क्वायर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। कब, एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब हमारे पास n इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती है। तो हम देखते हैं इसको किस तरह से प्रूफ करेंगे। सबसे पहले आपके पास वी नो दैट द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस। हमने बेसिकली क्या करना है कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेना है, फिर उसके बाद हमने उस पर n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आ जाए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। इसके साथ साथ आपको पता होनी चाहिए ये बातें कि काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो मीन होता है वो n के इक्वल होता है, जो कि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। सिग्मा स्क्वायर जो होता है वो 2n के इक्वल होता है, जो कि 2 टाइम्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती हैं। इट मीन सिग्मा जो है वो 2n स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। ये अभी हमने चेक कर लिया है। इसके अलावा जो स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने ये वाली सब्सटीट्यूशन यूज़ की थी, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा आ गया। म्यू की जगह पे आपने n रिप्लेस कर दिया, सिग्मा की जगह पे ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी। तो z आपके पास किसके इक्वल हो गया, इसको सेपरेटली आप डिवाइड कर लेंगे। अब हमने किसका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है, mg ऑफ t हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई रेज टू द पावर टी जी, और हम चेक करेंगे कि क्या ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। तो 1 / 2 × 2 / 2 × 2 / 2 × 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2 / 2
जी की जगह पे आपने ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दी, x/2n² माइनस n/2 आ जाएगा। इसको हमने सेपरेट कर लिया, जिसमें x इन्वॉल्व नहीं है उसको बाहर लिख लिया, बाकी आपके पास ये आ गया। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर t x/2 आता है। इट मीन्स ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, mx ऑफ t के इक्वल आ गया। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज़ होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx जब आपके पास होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx, तो इट मीन्स ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ e रेज़ टू द पावर tx आपके पास किसके इक्वल होता है, mx ऑफ t के इक्वल होता है। ठीक है, mx ऑफ t के इक्वल हो गया, तो x आपने एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, और जो साथ में जो अंदर होता है वो आपके पास t की जगह पे आ जाता है। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने x लिख लिया, और जो बाकी जो टर्म्स थी उसको हमने t की जगह पे लिख लिया। ठीक है, इसको हमने t की जगह पे लिख लिया। अब देखिए इसका जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन होगा वो आपके पास 1/1 - 2t था ना, तो t की जगह पे आपके पास ये वाली टर्म आई है, तो हमने इसको t की जगह पे लिख लिया, होल रेज़ टू द पावर n/2 आ गया। तो इसको अगर आप देखें तो e रेज़ टू द पावर -t n/√/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसको अगर आप ऊपर लेके आएंगे तो ये 1 माइनस ये 2√/, में था तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 2√n यहाँ इसको एज अ होल आप पढ़ सकते हैं, इंटू t आ गया रेज़ टू द पावर। अब जब आपने इसको यहाँ पे ऊपर शिफ्ट किया, इसका मतलब है आपने इसका रिवर्स लिया, तो ये पावर -1 हो जाएगी, और ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -n/2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, लॉगरिथम अप्लाई कर रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आपने इस साइड पे भी लॉग अप्लाई किया, क्योंकि पावर्स में जो है वो n इन्वॉल्व हो रहा है, और जबकि हमने कौन सी लिमिट अप्लाई करनी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो इसलिए हमें जो है वो लॉग अप्लाई करके n को जो है वो साथ में लेके आना है। तो जब आप इस पर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल और ये वाली जो टर्म है ये ख़त्म हो जाएगी, और ये आ जाएगा -t n/√/2, और इसी तरह से आपके पास ये जो है बाकी भी n/2 माइनस ये वाला -n/2 साथ में आ जाएगा। तो लॉग ऑफ बाकी के साथ आपके पास लॉग आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 - 2√/2/n²। ठीक है, ये वही बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप इजीली इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसी को सिंप्लीफाई करना है। हमें ये फार्मूले का पता है कि log ऑफ 1 + x किसके इक्वल होता है, x - x²/2 + x3/3 - x4 साइन अल्टरनेट होते हैं, इस फॉर्म में होता है। तो इट मीन्स log ऑफ 1 - x किसके इक्वल होगा, x की जगह पे -x आप रिप्लेस कर देंगे तो ये सारा माइनस में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये वाली जब आप ये वाला रिजल्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, x की जगह पे 2/n² × t है, तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, ये 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा, और इसका स्क्वायर और सबके साथ माइनस आ गया। अब देखिए ये वाला जो n/2 है ये आपने क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास क्या आया, n/2 स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, इट मीन्स ऊपर स्क्वायर रूट शिफ्ट हो जाएगा। इसी तरह से बाकी फॉर्म में भी यही होगा। नेक्स्ट आपके पास इसी तरह बाकी को भी आपने सिंप्लीफाई करना है, जो कैंसिलेशन होती है वो कर लें, और बाकी जिन टर्म्स में आपके पास n इन्वॉल्व हो रहा है ये देखें यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो t²/2 आ जाएगा, या 1/2 × t²। बाकी सब में ओवर में n इन्वॉल्व हो रहा है, तो n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। जबकि हमें तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन चाहिए था, इसलिए हम अगेन क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम अप्लाई करेंगे, और यहाँ पे जो है ये e रेज़ टू द पावर 1/2 t² आ जाएगा, विच इज़ द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही हमने शो करना था। नेक्स्ट जो है वो पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी है, अकाई स्क्वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अकाई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल कैन बी पार्टीशनड इनटू 2 और मोर देन 2 पार्ट्स। जो अकाई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसकी पार्टीशनिंग कर सकते हैं 2 या फिर अकाई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल की डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n होती है, इसको 2 या फिर 2 से ज़्यादा पार्ट्स में, विच आर आल्सो अकाई स्क्वायर रैंडम वेरिएबल्स, एंड सम ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को अगर आप ऐड करें तो इज़ इक्वल टू द टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मीन्स आपने जो इसके पार्ट्स बनाने हैं
इसके चाहे आप 2 पार्ट बना लें, 3 पार्ट्स बना लें, जितने भी आपने पार्ट्स बनाने हैं, इनकी जो डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम हो, इनका जो सम है वो आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल। अगर n है तो n के इक्वल आएगा, अगर m आपने लिया हुआ है तो m के इक्वल आएगा। ये हमने शो करना है, जिसको हम पार्टीशनिंग प्रॉपर्टी ऑफ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सपोज किया, सपोज दैट x1 x2 x3 एंड so on xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन n, जिसका मीन म्यू है और जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। देन द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन म्यू इज़ गिवन बाय। तो हमने ये वाला एक्सप्रेशन ले लिया और एक्साइज जो है वो क्या है, वो रैंडम सैम्पल है किसी भी पॉपुलेशन से, तो एक्स आई माइनस म्यू स्क्वायर ले लिया, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और इसमें से जो है वो x बार हमने ऐड भी किया, सब्ट्रैक्ट भी किया। ठीक है, और फिर उसके बाद हम इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे। सबका स्क्वायर है ना, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो पहले फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2 टाइम्स इनटू फर्स्ट टर्म और साथ में सेकंड टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपने क्या किया, इस पर समीशन अप्लाई कर देंगे। जिनमें तो वेरिएबल जिनमें जो है आपके पास आई वेरिएशन इन्वॉल्व हो रही है, उनके साथ तो एज इट इज़ समीशन आ जाएगा। जिनमें ये वेरिएशन आई पे नहीं शो हो रही, तो इट मीन्स ये जब इसको n टाइम्स ऐड करेंगे, तो आपको पता है जब हम a प्लस ए कॉन्स्टेंट्स को ऐड करते हैं n टाइम्स, तो ये आपके पास जितने टाइम्स ये लिखे हुए हैं, ये उतने टाइम्स ऑफ दिस बन जाता है। अब इसकी जगह पे आपके पास ये वाला एक्सप्रेशन है और n टाइम्स हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो ये n ऑफ n इंटू एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसमें तो ये वेरिएशन इन्वॉल्व हो रही है, तो यहाँ पे समीशन लग गया, इसमें नहीं हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, ये हम इसको बाहर ले आए। तो नेक्स्ट हम क्या करते हैं, आई फ्रॉम 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर प्लस n टाइम्स इन एक्स वन माइनस म्यू स्क्वायर। अब इस समीशन को हम अंदर अप्लाई कर रहे हैं। एक्स आई के साथ तो आपके पास वेरिएशन इन्वॉल्व हो रही है, तो समीशन एक्स आई हो गया। एक्स बार के साथ कोई भी वेरिएशन नहीं है, तो ये n टाइम्स ऑफ एक्स बार हमने लिख लिया। ठीक है, ये आपको पता लग गया होगा कि किस तरह से हमने n टाइम्स उसको लिखा है। n टाइम्स ऑफ एक्स बार आ गया। अब देखें समीशन एक्स आई बेसिकली किसके इक्वल होती है, ये भी हम चेक करते हैं। एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये हमने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ से एन एक्स बार माइनस म्यू स्क्वायर एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। आपको पता है एक्स बार किसके इक्वल होता है, ये होता है समीशन एक्स आई ओवर एन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपके पास एन एक्स बार है, तो इट मीन्स ये यहाँ से मल्टीप्लाई होगा और एन इंटू एक्स बार किसके इक्वल होगा, समीशन एक्स आई के इक्वल होगा। तो इसकी जगह पे हमने समीशन एक्स आई रिप्लेस कर दिया, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे और ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपके पास यही वाली फर्स्ट वाली 2 ही टर्म्स रह गई। ठीक है, हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ अबव बाय सिग्मा स्क्वायर। हमने दोनों को क्या कर दिया, सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्योंकि आपको पता है काई स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेसिकली ये स्टैंडर्डाइज्ड नॉर्मल वेरिएबल्स का समीशन होता है। तो हमने इसको जी में कन्वर्ट करने के लिए सिग्मा स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी डिवाइड कर दिया, इसको भी और इसको भी डिवाइड कर दिया। अब देखिए ये जो वेरिएशन है ये किसके इक्वल होती है, ये बेसिकली होती है समीशन जी आई स्क्वायर। इट मीन्स उसको हमने समीशन जी आई स्क्वायर को हमने किसका नाम दिया था, काई स्क्वायर का नाम दिया था, हमने वो लिख दिया। एन वेरिएबल्स हैं तो वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एन, ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखी हुई है ये इनकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो ये एन हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लिख दी। नेक्स्ट देखें आप इसमें, इसी तरह से जब आप इसको सिग्मा स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, लेकिन ओवरऑल हमने स्क्वायर लगा दिया, इसलिए आपको सिग्मा नज़र आ रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक आपके पास जो है वो काई स्क्वायर वेरिएबल ही है। यहाँ पे म्यू था, इट मीन्स ये पॉपुलेशन के लिए है। यहाँ पे एक्स बार है, इट मीन्स ये किसके लिए है, सैम्पल के लिए है। ठीक है, जब भी सैम्पल की हम बात करते हैं तो उसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम n-1 होती हैं। टोटल वेरिएबल में से 1 माइनस कर दें। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे देखें तो एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट, ये बेसिकली सिग्मा एक्स बार होता है, ये भी सैम्पल के लिए होता है। और यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं है, कोई समीशन इन्वॉल्व नहीं है। इट मीन्स ये एक ही इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, क्योंकि इसमें एक ही टर्म आती है। तो यहाँ पे हमने किसके इक्वल लिख दिया, तो सिग्मा काई स्क्वायर ऑफ एन को हमने लिख दिया, काई स्क्वायर और इंटू n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम प्लस काई स्क्वायर 1, वेयर दिस इज़ अ काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि हमने ये देखा हुआ है कि इसको हम लिख सकते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, इसको हमने जो है वो काई स्क्वायर को लिखा था समीशन
जी आई स्क्वायर के इक्वल, इसलिए एक आई स्क्वायर आ गई आई फ्रॉम 1 to n डिग्री। विद दूसरे वाली जो है वो उसकी n-1 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, और ये जो है इसमें चूंकि एक ही टर्म इन्वॉल्व है, समीशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए हमने इसको क्या कहा कि ये भी एक आई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 1 है। तो होप सो कि अगर आपको इसका मॉड कैलकुलेट करना आ जाए तो आप उसको डेरिवेटिव कैलकुलेट करके और ज़ीरो के इक्वल कर सकते हैं उसके डेंसिटी फंक्शन का, और फिर वहाँ से इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन होता है तो आप थ्रू कमेंट्स पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।